नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर पहलवान की ढोलक। तो चैप्टर हमने पढ़ लिया था, रीडिंग कर ली थी चैप्टर की। यहाँ पर हमने पूरा सार, प्रतिपाद्य विषय, सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम पाठ में आए हुए अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न है, यानी कि आपने पाठ से कितना सीखा, ये जो प्रश्न है इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम पाठ के जो मेन चैप्टर पर आधारित, पाठ पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, और आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर बिल्कुल रेडी हो जाइए और स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम सीधे आज प्रश्न उत्तर से ही शुरू करने वाले हैं पाठ को। क्योंकि रीडिंग हमारी हो चुकी थी। जिन बच्चों ने नहीं जिस रीडिंग को कर पाए हैं, तो प्रश्नों के उत्तर देते समय हम सारी एक एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो उस टाइम पे आप समझ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पहलवान की ढोलक, ये जो चैप्टर है ये हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेखक परिचय पढ़ा, लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी मृत्यु और उनकी भाषा शैली, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की। उसके बाद हमने पाठ का प्रतिपाद्य विषय एवं सारांश पढ़ा। तो जो प्रतिपाद्य विषय जो पाठ का हमने पढ़ा, उसमें हमें यहाँ पर क्लियर होता है कि जब एक राजा जब होता है, तो राजा की जो प्रजा होती है वो उसकी पूरी, चाहे सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उनका रहन सहन हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो, ये सब कुछ एक राजा पर डिपेंड करती है कि राजा कैसा है, वहाँ का शासक कैसा है, उसका शासन कैसा है, और वो किस तरह के नियम, किस तरह के कानून बनाता है, कैसे वो अपनी प्रजा को रखता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब राजा की मृत्यु हो गई, ये एक लोक कला और इस कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है, जिसमें एक राजा जो होता है, राजा की मृत्यु के बाद जब राजकुमार गद्दी को संभालते हैं, तो ये एक चेंज जो ये है, ये जो सत्ता परिवर्तन का, व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन का चेंज जो है, यानी कि राजा से उसके राजकुमार, उसके पुत्र को राजगद्दी दी गई, तो ये एक व्यक्तिगत चेंज है। लेकिन इससे क्या हुआ है, इससे पूरी जमीनी व्यवस्था किस तरह से उलट गई, कैसे सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था आ गई। तो उससे क्या हुआ कि कई जो लोग थे, प्रजा थी, उनको किस तरह के परेशानियां उठानी पड़ी, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये सारी चीजें आपने इसमें पढ़ी। तो यहाँ पर हमने लुट्टन पहलवान के बारे में पढ़ा था। तो धीरे धीरे लुट्टन पहलवान कैसे वो पहलवान बना, कितनी मेहनत करके वो पहलवान बना, और फिर उसके 2 बच्चे हुए, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, और फिर वो अपने बच्चों को भी पहलवानी सिखाता था। और लेकिन जब उसके बच्चे पैदा हुए, तो उन बच्चों के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और तो किस तरह से उन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया। और फिर जब अंत में जब गांव में बहुत बड़ी महामारी आ गई, हैजा जैसी या मलेरिया जैसी बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तो उस समय गांव का जो प्रत्येक व्यक्ति था, एक गांव जो है वो शब्दहीन हो गया था, यानी कि निशब्द हो गया था। वहां पर कोई भी निस्तब्धता थी, वहां पर कोई भी ऐसी हरकत, यानी कि कोई उत्साह, कोई उमंग, कोई ऐसी चीज गांव में नहीं रही। क्योंकि ज्यादातर जो है लोग गांव में डेली के डेली, रोज के रोज किसी न किसी के घर से कोई ना कोई इंसान जो है वो मर रहा था। लेकिन उन सभी के मरने के साथ साथ उन सभी को अगर जीने की आस कोई दे रहा था, क्योंकि देखिए अगर इस तरह की महामारी आ जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ जाती है, तो ज्यादातर क्या होता है कि हमारे दिमाग में भी नेगेटिविटी बैठ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है।
और उस नकारात्मकता में क्या होता है कि हमें बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, और कई बार होता है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पर जब लोगों के घरों में इस तरह से रोज रोज मौतें हो रही थी, बहुत भयानक ये बीमारी आ चुकी थी, तो क्योंकि लुट्टन को शाही राज दरबार के जो एक तरह से पहलवान है वहां से निकाल दिया गया था, तो वो भी अब गांव में आकर बस गया। तो जब वो गांव में आकर बसा तो वहां पर जिस तरह से मलेरिया हैजा फैला हुआ था, तो उसके दोनों बच्चों को भी मलेरिया और हैजा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। और इसी तरह से अब वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा, क्योंकि उसका जो एक तरह से वो सब लोगों को उत्साह देता था, अपना ढोल बजाकर वो लोगों के अंदर उत्साह का संचार करता था, लोगों के अंदर एक नया जोश जगाता था, जीवन की आस जगाता था। लेकिन जब उसके बच्चों की मृत्यु हुई तो वो भी एक तरह से टूट चुका था, एक तरह से वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तो एक दिन इस तरह से एक दिन जब 4-5 दिन बीत गए, लोगों को ढोलक की आवाज मतलब एक तरह से लोगों को जब ढोल की आवाज नहीं आई तो सबने वहां पर देखा, तो वहां पर जाकर देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पहलवान की जो लाश है वो चित पड़ी है। 4-5 दिन के बाद जब उन्हें ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी तो सब देखने गए, तो उन्होंने देखा कि पहलवान की जो लाश है वो चित पड़ी हुई है। चित यानी कि बिल्कुल सीधा पड़ी हुई है और चारों हाथ पैर बिल्कुल फैले हुए हैं इस तरह से। तो पहलवान की एक बात उनके शिष्यों को हमेशा से याद थी। वो कहते थे कि जब भी मुझे चिता पर लिटाओगे, क्योंकि वो एक पहलवान है और वो कभी चित नहीं होना चाहते। चित होने का अर्थ है बिल्कुल हार जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो वो एक पहलवान है और वो कभी हार नहीं मानना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि जब उनकी मृत्यु होगी तो तब उनको चिता पर बिल्कुल इस तरह से चित मत लिटाना, उनको पेट के बल लिटाना। उन्होंने कहा था कि मुझे चिता पर पेट के बल लिटाना। और क्योंकि वो एक पहलवान है और वो अपने जीवन में कभी चित नहीं हुए, तो वो आज भी चित नहीं होना चाहते हैं। और साथ ही ढोल जो है उनको बहुत ज्यादा प्रिय है, वो उसी को बजाकर लोगों के अंदर जिंदगी का उत्साह जगाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो ढोल जरूर बजा देना। एक तो क्या करना कि मुझे चित मत लेटाना, यानी कि बिल्कुल सीधा मत लेटाना, और दूसरा ढोल जरूर बजा देना मेरी मृत्यु के बाद। तो इस तरह से उनके शिष्यों ने उनकी इस बात को माना और पहलवान जो थे उनकी लाश को उनका दाह संस्कार किया, उनको एक तरह से अग्नि दी। तो इस तरह से चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था कि किस तरह से जो व्यवस्था है, व्यवस्था किस तरह से चेंज हो रही है और उसके कारण क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो हर चीज जो है हम कई बार अच्छे के लिए करते हैं। देखिए कई चीजें जो होती हैं हम करते तो अच्छे के लिए हैं, लेकिन वो सही नहीं होती, सही में सही नहीं होती। तो अगर समाज से जुड़ा हुआ अगर कोई फैसला है तो वो एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं लिया जाता। देखिए यहाँ पर जो राजा था उसने अपने हिसाब से वो नियम चेंज किए, लेकिन वो शायद एक अच्छा शासक भी नहीं था, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे लोगों की जानें उसके राज में जा रही थी। तो देखिए काफी सारे जो शब्दार्थ थे वो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे अपने लास्ट सेशन में। अब हम पाठ से जुड़े हुए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जो हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। तो पहला यहाँ पर टॉपिक जो है वो है कि जाड़े का दिन है, अमावस्या की ठंडी और काली रात है, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयात्रत शिशु की तरह थर-थर कांप रहा है। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य है। अंधेरा और निशब्दता, अंधेरा और निशब्दता। तो देखिए बहुत ही छोटा पैरा यहाँ पर दिया गया है
ये क्यों दिया गया है कि आपने पाठ से कितना सीखा, आपने कितना पढ़ा, कितना जाना, उसके लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए केवल कुछ पंक्तियां ही लिखी हैं, जैसे जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयात्र शिशु की तरह थर थर कांप रहे हैं, पुरानी और उजड़ी बांस बांस फूस की जो झोपड़ी है उनमें अंधकार और सन्नाटे का एक सम्मिलित साम्राज्य है और अंधेरा और निशब्दता चारों ओर फैली हुई है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर पहला प्रश्न है कि लेखक किस तरह के मौसम का वर्णन कर रहा है। लेखक किस तरह के मौसम का वर्णन कर रहा है, तो देखिए पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली। तो लेखक सर्दी के मौसम का वर्णन कर रहा है, यानी कि जाड़े के मौसम का वर्णन कर रहा है। गांव किससे पीड़ित है? गांव मलेरिया और हैजे से पीड़ित है। देखिए क्योंकि यहाँ पर लेखक सर्दी के दिनों का वर्णन कर रहे हैं, अमावस्या की रात के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भयंकर ठंड है, चारों ओर फैली हुई है भयंकर ठंड, और रात जो है वो बहुत ज्यादा काली है। तो देखिए आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गांव किससे पीड़ित है। गांव किससे पीड़ित है? तो गांव पीड़ित है मलेरिया और हैजे से। गांव किससे पीड़ित है? गांव पीड़ित है मलेरिया और हैजे से। अगला यहाँ पर प्रश्न है, गांव किसके समान कांप रहा है? गांव किसके समान कांप रहा है? तो जो गांव है वो एक भयात्र यानी कि भय से, जो बहुत ज्यादा जिसको डर लग गया हो, बहुत ज्यादा भय में जो हो, ऐसे बच्चे की भांति गांव जो है तड़प रहा है, कांप रहा है। अगला है, गद्यांश के आधार पर गांव की आर्थिक दशा का चित्रण कीजिए। गद्यांश के आधार पर गांव की आर्थिक दशा का चित्रण कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर गांव की जो आर्थिक दशा है वो कैसी होगी, इस गद्यांश के आधार पर बताना है। तो देखिए गांव बहुत ही ज्यादा क्या है, आर्थिक जो दशा है गांव की वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है, और घरों के नाम पे, क्योंकि केवल देखिए क्या कहा है लास्ट में कहा है कि पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियां। तो एक तरह से यहाँ पर पता चल रहा है कि वहां पे जो भी घर हैं, जो भी लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी स्थिति जो है दयनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि घरों के नाम पे वहां पे केवल टूटी फूटी झोपड़ियां हैं और जिनमें खुशी का नामो निशान तक नहीं है। यानी कि इस समय पर वहां पर बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं है, कोई शब्द नहीं है, निशब्द है वहां के सब लोग। ठीक है, इस तरह से अगला यहाँ पर एक और पैराग्राफ दिया गया है आपको, उसको भी आपने पढ़ना है और साथ ही उससे भी जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निशब्दता करुण सिकसिकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहे तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं, बहुत ही प्यारी। अगर आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए रात जो है चुपचाप आंसू बहा रही थी, जो अंधेरी रात थी वो चुपचाप आंसू बहा रही थी, और जो निशब्दता थी यानी कि जो बिल्कुल भी शोर नहीं, बिल्कुल भी हल्ला नहीं, बिल्कुल एक जो अजीब सी शांति छाई हुई थी, एक डरावनी सी शांति, एक होती है ना सुकून देने वाली शांति, लेकिन एक अजीब सी डरावनी सी शांति जो छाई हुई थी, वो अपने अंदर लोगों की, जो बीमार लोग थे उन लोगों की सिकसिकियां, यानी कि उनके परिवार के जो लोग रो रहे थे, परिवार के बाकी लोग जो रो रहे थे, उनकी सिकसिकियां
और जो बीमार थे उनकी करुण आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी कि निशब्दता उन आहों को भी बाहर नहीं निकलने दे रही थी, यानी कि कोई शोर नहीं था। एक अजीब तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था पूरे गांव में। और दूसरा, बहुत दूर आकाश में तारे चमक रहे थे, बहुत ही दूर आकाश में तारे जो है वो चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं भी प्रकाश का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल भी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं था। और यहाँ पर जो तारे थे उन्हीं के कारण एक तरह से कोई तारा अगर पृथ्वी पर जाना भी चाहता था टूटकर वहां पर प्रकाश करने के लिए, तो उसकी ज्योति और उसकी जो शक्ति थी वो रास्ते में ही शेष हो जाती। यानी कि वो जैसे आपने देखा होगा ना, तारा जब टूट कर गिरता है तो क्या होता है, हमें थोड़ी दूर तक ही दिखाई देता है, उसके बाद क्या होता है कि वो कहीं छिप जाता है। तो ऐसे में जब अन्य तारे जो है उसकी भावुकता एवं असफलता पर, उसकी भावुकता यानी कि वो कैसे लोगों के दुख में भावुक हो रहा है, लोगों के दुख में परेशान हो रहा है, उसकी भावुकता तथा जो उसकी असफलता है उनकी हेल्प करने की, उस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो पहला प्रश्न है इससे कि गांव में ऐसा क्या हो गया था कि अंधेरी रात चुपचाप रो रही थी, आंसू बहा। देखिए, ये सभी को पता है कि गांव में हैजा और मलेरिया का प्रकोप हो गया था। इसके कारण घर घर में रोज रोज मौतें हो रही थी, चारों ओर मौत का सन्नाटा था। इसी कारण अंधेरी रात जो है वो चुपचाप आंसू बहा रही थी। अगला प्रश्न है, कहानी में वातावरण निर्माण के लिए लेखक और भी अंधेरी रात के स्थान पर चांदनी रात को चुनता तो क्या अंतर आ जाता। देखिए, अगर वातावरण का निर्माण करना, जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, सबसे पहले आप बैकग्राउंड क्या होगा, ठीक है, उसका आप निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने निर्माण किया है बैकग्राउंड का, यानी कि वातावरण का, और वो किया है अंधेरी रात। लेकिन अगर उसकी जगह पर चांदनी रात को चुनता तो क्या होता। तो देखिए, वातावरण निर्माण के लिए लेखक यदि चांदनी रात को चुनता तो भाव में अंतर आ जाता, क्योंकि चांदनी रात जो है वो तो प्रेम और संयोग की अभिव्यक्ति प्रदान करती है, यानी कि प्रेम की अभिव्यक्ति प्रदान करती है, और इससे मनुष्य की व्यथा दयनीय दशा में सफल चित्रण ना हो पाता। अगर चांदनी रात होती तो यहाँ पर जो मनुष्य की दयनीय दशा दिखाई गई है उसका एक सफल चित्रण नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, उक्त गद्यांश पर आधारित लेखक की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, तो उसमें आपको लेखक की भाषा शैली लिखनी होती है। तो देखिए, इस गद्यांश में लेखक की जो भाषा शैली है वो रचनात्मक है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, रात का मानवीयकरण किया गया है, और वह मानव की तरह शोक प्रकट कर रही है। कहा ना, चुपचाप आंसू बहा रही है, तो एक मानव की तरह वो शोक और दुख प्रकट कर रही है। मिश्रित शब्दावली है, खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा कंप्लीट होता है। तीसरा प्रश्न, निशब्दता किसे कहते हैं, उस रात की निशब्दता क्या प्रयत्न कर रही है और क्यों। निशब्दता का अर्थ होता है मौन या गतिहीन होना। रात के अंधेरे में सब कुछ शांत हो जाता है और उसी रात की निशब्दता करुण सिकसिकियों को और आहों को, लोगों की जो सिकसिकियां हैं, लोगों की जो आहें हैं दर्द से भरी हुई, उनको बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रही है। और दिन में मौत का तांडव रहता है, हर तरफ चीख पुकार मची होती है। अगला स्टैंजा जो यहाँ पर दिया गया है, अगला पैराग्राफ जो यहाँ पर दिया गया है, रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती है और उसकी सारी भीषणताओं को ताल ठोक कर कारती रहती सिर्फ एक पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, यानी कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच में
चटाक चटाक चट धा, यानी कि उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। और यही आवाज मृत गांव में एक संजीवनी भरती थी, यानी कि एक तरह से काफी लोगों की गांव में मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो बच गए थे उनके लिए यहाँ पर कहा है कि वो लेखक जो हैं फिर उन्होंने गांव के लोगों के लिए उनके जीवन में संजीवनी भरने के लिए बहुत सारी आवाज जो है वो उठाई। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा इस काव्यांश से, रात्रि की भीषणता कैसी थी? रात्रि की भीषणता कैसी थी? तो देखिए, रात्रि ने भीषणता के बारे में बताते हुए कहा कि जाड़े की अमावस्या की रात थी, मलेरिया एवं हैजे का प्रकोप था, चारों ओर निशब्दता थी। तो इस तरह से भीषण रात्रि की जो भीषणताएं, रात्रि की भीषणताएं कैसी थी? बहुत ही ज्यादा वहां पर मलेरिया का प्रकोप था, हैजे का प्रकोप था, और जाड़े की वो बहुत ज्यादा ठंडी रात थी। और दूसरी तरफ चारों तरफ निशब्दता थी, कोई भी ऐसा शब्द नहीं था जो किसी को सुनाई दे रहा हो। पहलवान की ढोलक किसको ललकारती थी? अगला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक किसको ललकारती थी? तो जो पहलवान की ढोलक थी वो रात्रि की भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती थी, वह एक गति से बजती रहती थी, वह एक गति से बजती रहती थी। अगला है, पहलवान की ढोलक के बजने का क्या समय था? तो पहलवान की ढोलक के बजने का जो समय था वो संध्या से प्रातः काल था, यानी कि शाम से सुबह तक था। अगला, ढोलक की कौन कौन सी आवाजें असर दिखाती हैं? तो ढोलक की दो मेन आवाजें, चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच में चटाक चटधा, यानी कि उठा कर पटक दे, उठा कर पटक दे, इस तरह की आवाज आती थी। यह आवाज मृत गांव में नए जीवन का संचार करती थी, नए जीवन की आशा लोगों में जगाती थी। और इस तरह से यहाँ पर हमने सारे जो प्रश्न हैं दूसरे पैराग्राफ के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा पैराग्राफ आपका इस तरह का आता है कि लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ बनाकर चले गए थे, यानी कि लुट्टन के माता पिता का केवल 9 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया था, जब लुट्टन 9 वर्ष का था। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, यानी कि भाग्य इतना था कि बस शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, यानी कि मृत्यु को गले लगाता। विधवा सास ने पाल पोष कर बड़ा किया। जो उनकी सास थी विधवा थी, यानी कि उनके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी, तो उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने स्वागत किया गांव के उसका, और बहुत अच्छे से उसको पाल पोष कर बड़ा किया। बचपन में वो उनकी गायें चराता था और बहुत ही अच्छे से दूध पीता था, कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफें देते थे, और लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। तो इस तरह से हमारा ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट। अब हम इसके पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। लुट्टन कौन था, उसका नाम क्या था? लुट्टन कौन था, उसका नाम क्या था? देखिए, लुट्टन जो था वो एक पहलवान था, और उसका नाम इसलिए फैला, बहुत छोटी आयु में ही उसका जो है उसके माता पिता उसको छोड़कर चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे में जो लुट्टन था, जब उसका विवाह हो चुका था तो उसने अपनी जो उसकी सास थी उसने उनका पालन पोषण किया, और जो भी चीजें उनको जरूरत होती थी वो सारी चीजें देती थी, और इसलिए यहाँ पर उसका जो नाम है वो लुट्टन के नाम से फैल गया। 9 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाना, 9 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाना लुट्टन का सौभाग्य क्यों था? क्योंकि अब जब उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो अब उसका पालन पोषण करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। तो इसीलिए लुट्टन का
का विवाह हो जाना उसके लिए सौभाग्य वाली बात थी। अगला प्रश्न है, धारादोष्ण दूध से क्या तात्पर्य है? बचपन में लुट्टन और क्या क्या काम किया करता था? तो देखिए, लुट्टन बालक था जिसके माँ बाप उस समय मर गए थे जब वह मात्र 9 वर्ष का था। उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। उसने चांद सिंह जैसे प्रसिद्ध पहलवान को हराकर राज पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया था। इसके कारण उसका नाम हमेशा ही फैला, हमेशा ही उसका नाम चारों तरफ गया। लुट्टन का विवाह 9 वर्ष की आयु में हो गया था, लेकिन लेखक इसे उसका सौभाग्य कहते हैं क्योंकि इस आयु में उसके माँ बाप गुजर गए थे और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठीक है। और अगला है धारोष्ण दूध। तो इसका अर्थ होता है धार का गरम धार का दूध। बचपन में लुट्टन गाय चराता तो कसरत करता और वहीं से वो दूध पिया करता था गाय का खूब सारा। अगला अंतिम यहाँ पर प्रश्न था, कसरत करके पहलवान बनने की इच्छा उसके मन में कैसे पैदा हो गई? तो लुट्टन की सास गांव के तरह तरह की तकलीफें लोग जब उन्हें देते थे तो वो उनसे बदला लेना चाहता था, और साथ ही उसने बहुत सारी कसरत की, बहुत सारी एक्सरसाइज की और फिर वो एक फिट बॉडी का व्यक्ति बन गया और अब वो पहलवान बनने की इच्छा रखता था। अगला हमारा पैरा है नंबर 5 और आप देख सकते हैं पहले से लेके 5वें तक काफी कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे बड़ा चेंज है साइज का, जो ऐसा साइज कि छोटा सा पैराग्राफ, अब देखिए धीरे धीरे जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, पैराग्राफ का बढ़ रहा है। तो अब इनमें पहला प्रश्न है कि प्रथम पंक्ति में वह कौन है? एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर मेले में गया और पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया और जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारियों ने उसे आवाज दी और उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी और उसके बिना अब उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। शेर के बच्चे को चुनौती दी है। शेर का असली नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्याम नगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदर टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह में अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को छोड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त किया। इस तरह से वह जंगल में मैदान में लैगोट लगाकर एक अजीब कलकारी बनाकर दूसरी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से सभी घबराते थे और अपना टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ा भी करता था। यानी कि जिस तरह की उसकी बॉडी अब हो चुकी थी, जिस तरह का खान पान उसका था, तो वो एक तरह से अब बिल्कुल उसको जो अपनी जीत थी वो बिल्कुल स्वीकार हो चुकी थी, तो वो बीच बीच में दहाड़ता रहता था। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रथम पंक्ति में वह कौन है? प्रथम पंक्ति में वह कौन है? एक बार वह दंगल देखने, देखिए जो वह है वो है यहाँ पर लुट्टन पहलवान से। तो एक बार लुट्टन पहलवान जो है वो दंगल देखने गया और उस पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। वहां से वो जब दंगल जीता तो उसके बाद उसको एक तरह से राज पहलवान का दर्जा दे दिया गया था और उसके लिए जो भी उसके जरूरी चीजें हैं खाने पीने की और सारी बाकी चीजों की इंतजाम वहीं पर कर दिया गया। तो इस तरह से आगे भी आपके यहाँ पर काफी सारे प्रश्न हैं, तो इनको आप कर सकते हैं स्वयं से। अब देखिए, अब तो चैप्टर आपको 2 से 3 बार यहाँ पर क्लियर भी कर दिया गया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, इस तरह से हमने पहलवान की ढोलक जो हमारा चैप्टर है उसमें पाठ से जुड़े हुए अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न भी कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कविता हो चाहे आपका गद्यांश हो,
तो बिल्कुल निसंकोच होकर अपनी सारी समस्याएं यहाँ पर शेयर करें और इस तरह से आपके काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं क्लास 12th में। तो आप अब आप जो भी जिस भी चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।